हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, ये पहला वीडियो है। इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों को देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये काल कैसे बांटे जाते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिस काल में सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात उस कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के लिए पाषाण काल, पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और उसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हुए हैं। लिखित साक्ष्य अर्थात साहित्यिक स्रोत भी मिले हुए लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। एग्जाम्पल जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हुए हैं और उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी गया है। उस कालखंड को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात जैसे एग्जाम्पल वैदिक काल, वैदिक काल को हम ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आज हमारा जो चैप्टर है कौन है दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले अगर जानकारी दी और किसी का अध्ययन किया तो वह व्यक्ति कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। इन्होंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। उसके बाद आते हैं दोस्तों जॉर्गेनस थॉमसन 1820 में प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा। तो जॉर्गेनस थॉमसन 1820 में प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा है: पाषाण काल और कांस्य युग और लौह युग। अब ये होते क्या हैं, तो तीन भागों में बांटा है: पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब ये क्या होते हैं, पाषाण काल से तात्पर्य है पत्थर का काल, अर्थात स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है पाषाण काल को। तो पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव ने अपने जीवन में पत्थरों का प्रयोग किया, तो उस काल को पाषाण काल कहते हैं। और कांस्य युग क्या हुआ, तो कांस्य युग में क्या हुआ दोस्तों कि मानव द्वारा अपने जीवन में कांस्य का प्रयोग किया, तो उस काल को हम कांस्य युग कहते हैं। तो कांस्य एक मिश्र धातु है, टीन और तांबा से मिलकर बनी हुई। ठीक है, उसके बाद आते हैं लौह युग। तो लौह युग क्या होता है कि मानव द्वारा अपने जीवन में लोहे का प्रयोग किया, उस काल को लौह युग कहते हैं। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसे दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक हैं वह अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। उसके बाद आते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो तीन भागों में पाषाण काल को भी बांट दिया गया है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तीन तीन भागों में बांटा गया है और ये कैसे से याद किया जाए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद फिर हमने बताया कि जॉर्गेनस थॉमसन 1820 में प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा है: पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। और उसके बाद फिर पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया भी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक हैं वह अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और इन्हीं के स्रोतों के आधार पर पूरा ये क्या पाषाण काल है। अब बात करते हैं आधार की। आधार और उसके बाद काल की बात करेंगे, फिर चरण और उसके गुण और उनके औजारों की और महत्वपूर्ण स्थल की बात करेंगे। ठीक, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं आधार। ठीक, आधार में हमें पढ़ना है काल। तो काल के बारे में बात करते हैं पहले। तो काल पूरा पाषाण का जो काल है दोस्तों, तो वह 20 लाख से लेकर के
10,000 BC तक का जो समय है वह पूरा पाषाण काल का है, और 10,000 से लेकर के 4,000 BC तक का जो समय है वह मध्य पाषाण काल, और 10,000 से लेकर के 1,000 BC तक के जो बीच का समय काल है वह नव पाषाण काल, और कहीं कहीं 4,000 तक के भी लिखा होता है। तो काल की बात देखिए तो 20 लाख से लेकर के 10,000 BC तक का जो समय काल है वह पूरा पाषाण काल का है, और 10,000 से लेकर के 4,000 BC तक का जो समय काल है वह मध्य पाषाण काल, और 10,000 से लेकर के 1,000 BC तक का जो समय काल है वह नव पाषाण काल का है। ठीक, उसके बाद आते हैं चरण की बात करते हैं। चरण की बात करते हैं, क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या दोस्तों? तो पूर्व पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद आते हैं तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये दोनों एक साथ में चल रहे थे। ठीक है, और कहीं विकास ज्यादा हो गया था तो कहीं विकास धीमा हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल साथ में ही चल रहे थे, तो इसलिए दोनों को संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोनों काल संक्रमण काल था। कौन सा? तो मध्य और नव पाषाण काल, दोनों काल संक्रमण काल था। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं गुण और लक्षण की बात करते हैं। तो गुण और लक्षण में बात करते हैं, क्या करते हैं कि जो मानव थे पहले वह आखेटक थे, अर्थात शिकारी थे, और शिकारी के साथ साथ वह खाद्य संग्राहक भी थे। अब खाद्य संग्राहक क्यों थे? क्योंकि एक स्थान से लेकर के वह दूसरे स्थान तक जाया करते थे। आज यहाँ भोजन जो जानवर वगैरह हैं उसे मारकर खाया करते थे। जब जानवरों की संख्या कम हो जाती थी तो इस स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाया करते थे भोजन के चक्कर में। ठीक है, तो आखेटक अर्थात शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, और कृषि पशुपालन यहाँ पर शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद जब आते हैं हम मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में आखेटक थे, और आखेटक के साथ साथ वह यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर जो पहला पशु मानव ने पालतू बनाया था, तो मानव ने यहाँ पर जो पहला पशु पालतू बनाया था तो वह क्या था? कुत्ता था। तो कुत्ते को यहाँ पहला पशु पालतू बनाया था। उसके बाद आते हैं जब नवपाषाण की बात करते हैं, तो नवपाषाण काल में तो यहाँ कृषि का विकास हो गया था, और पशुपालन भी शुरुआत हो गई थी अच्छे तरीके से, और समाज स्थायी हो गया था, और निवास प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो गुण की बात की हमने, तो क्या थे? पूरा पाषाण काल में आखेटक थे अर्थात शिकारी थे, और शिकारी के साथ साथ खाद्य संग्राहक थे। पर यहाँ कृषि और पशुपालन का विकास नहीं हुआ था। किसमें? पूरा पाषाण काल में। पर मध्य पाषाण काल में आए तो यहाँ आखेटक तो थे पर यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। तो पशु में पहला अगर किसी को पालतू बनाया तो वह कौन था? कुत्ते को पालतू बनाया था। उसके बाद जब नवपाषाण काल में आए, कृषि और पशुपालन की अच्छे तरीके से शुरुआत हो गई थी, और जो समाज था वह स्थायी हो गया था, और यहीं से ही निवास प्रारंभ हो गया था। तो निवास जो प्रारंभ हुआ था और कृषि पशुपालन की जो शुरुआत विधिवत रूप से शुरुआत मानी जाती है, तो वह नवपाषाण काल से ही मानी जाती है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं औजार की। तो औजारों में बात करते हैं तो क्वाड्राइट और शकल ब्लेड आदि के औजार हुआ करते थे, अर्थात ये बड़े पत्थरों के औजार हुआ करते थे, पत्थर के हुआ करते थे, पर उनका आकार बड़ा हुआ करता था। ठीक है, और जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर अर्थात छोटा प्रकार, मतलब उसका जो पत्थर का आकार था, जो पूरा पाषाण काल में आकार बड़ा था पत्थर का, और जब मध्य पाषाण काल में आए तो आकार छोटा हो गया। और जब नवपाषाण काल में आए तो नवपाषाण काल में जो औजार थे वह स्लेट के बने हुए हुआ करते थे। स्लेट अर्थात पत्थर जो थे वह नुकीले हुआ करते थे। ठीक, तो पत्थर नुकीले हुआ करते थे अर्थात स्लेट के बने हुआ करते थे। उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल की। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थलों में, तो अतिरम पक्कम तमिलनाडु एवं हथनौरा MP, ये दोनों स्थलों से मानव के खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ से? तो अतिरमपक्कम तमिलनाडु और हथनौरा MP, दो स्थल ऐसे हैं यहाँ से मानव के खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं। और उसके बाद भीमबेटका MP अर्थात नर्मदा घाटी, यहाँ क्या मिला है? यहाँ चित्रकारी प्राचीनतम
चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए हैं और तीनों काल से संबंधित हैं। किससे? पुरापाषाण, मध्य और नव। ठीक है, तो भीमबेटका से अर्थात नर्मदा घाटी से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए हैं जो तीनों काल से संबंधित हैं। उसके बाद आते हैं मिर्जापुर। तो मिर्जापुर यूपी, यहाँ से भी तीनों काल के जो औजार मिले हुए हैं वह मिर्जापुर स्थल से मिले हुए हैं। ठीक है, कहाँ मिर्जापुर? तो यूपी में है और तीनों काल के यहाँ औजार मिले हुए हैं। उसके बाद आते हैं, अब आते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो स्थल हैं तो बात करते हैं चौपा निमांडो। जो चौपा निमांडो है ये यूपी में है और यहाँ से क्या मिला हुआ है? मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हुए हैं चौपा निमांडो यूपी से। और ये मृदभांड कहाँ से मिले हुए हैं? तो चौपा निमांडो यूपी से। और उसके बाद एक जगह है सहराय नहराय यूपी में, वहाँ से भी मृदभांड के साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके बाद बागौर राजस्थान एवं आदमगढ़ एमपी, यहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ? बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नवपाषाण काल में जो स्थल है ब्रुजहोम। ब्रुजहोम है जो जम्मू कश्मीर, यहाँ गर्तवास के साक्ष्य मिले हुए हैं। गर्तवास के साथ साथ कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। गर्तवास से तात्पर्य है गड्ढे में दफन, और कब्र के साथ मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। अर्थात गर्तवास के भी साक्ष्य मिले हुए हैं और मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। उसके बाद आते हैं गुफा कराल। गुफा कराल से भी साक्ष्य मिले हुए हैं कुछ। और उसके बाद चिरांद बिहार, जो चिरांद है एक स्थल वह बिहार में है, यहाँ से क्या मिला हुआ है? मृदभांड के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं और कुछ औजारों के भी साक्ष्य वहीं से मिले हैं। कहाँ? चिरांद बिहार में जो स्थल है। उसके बाद आते हैं कोल्डिवा यूपी। एक जगह है यूपी में कोल्डिवा, यहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो कोल्डिवा यूपी से। और बात करते हैं कृषि के जो पहले प्रमाण मिला हुआ है वह कहाँ से मिला हुआ है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला हुआ है। ठीक है, तो कोल्डिवा यूपी से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से वहाँ कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं खोज की। तो मानव ने जो पहला आविष्कार किया था तो वह आग का किया था। कब किया? तो पुरापाषाण काल में किया। और बात करते हैं इसी आग का प्रयोग मुख्यतः किस काल में किया? तो मध्यपाषाण काल में। पर यहाँ पर आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, पर उसका उपयोग पूरी तरीके से मध्यपाषाण काल में हुआ। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण काल आते आते पहिए का भी विकास हुआ और कृषि के साथ साथ समाज भी स्थायी हो जाता है। ठीक, तो बात करते हैं कि आग का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। सॉरी दोस्तों, आग का आविष्कार कब हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ। और बात करते हैं पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। पहिए के साथ साथ समाज, कृषि आदि का विकास नवपाषाण काल में ही हुआ था। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बनता है कि जो पहला हथियार था तो वह क्या था मानव द्वारा? तो वह कुल्हाड़ी था। और पहली जो धातु थी वह कौन था? तांबा। और पहला जो पशु पालतू था वह कौन था? कुत्ता था। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि ज्ञानी मानव होमो सेपियन का उद्भव कब हुआ था? तो 10,000 BC के आसपास ज्ञानी मानव होमो सेपियन का उदय होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बड़ी आसानी से देखा कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद फिर हमने उनके काल के बारे में देखा, फिर उसके बाद उनके चरण के बारे में देखा, फिर उनके गुण के बारे में देखा कि क्या कैसे थे, आखेटक थे अर्थात सिपाही थे और खान संग्राहक भी थे। उसके बाद फिर औजार के बारे में देखा, फिर महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात की, उसके बाद फिर खोज के बारे में बात की। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।